साहब ये ईद वगैरह तो आपकी गुजर गई है, ये आपने ख़ास एक लिबास पहना है कि किस निस्बत से आज कोई खास तैयारी थी, क्या किधर जा रहे थे? ईद वाले दिन जितने उलमाए कराम जुब्बा पहनते हैं, तोप पहनते हैं, अरबी लिबास पहनते हैं। अच्छा, तो ये लिबास शाम तक होता है उनका। ठीक है। अगले दिन जब उन्होंने ससुराल जाना होता है तो फिर वो जो सस ने सूट भेजा होता है ना वो सूट पहन के जाते हैं और वो हलाल भी हो जाता है और सस भी खुश हो जाती है। वह ताड़ी भी सस ताजी है, तानू ही अजे तक आ रहे कि नहीं मदनी साहब, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਸ ਦੀ ਫਜ਼ਾਇਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ 14 ਸਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਰੁੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। क्यों? मैं सस को खुश रखिया है। क्या बात है, यानी बेगम को खुश नहीं रखा? नहीं, पहला कोर्स ही इन्होंने सोशियोलॉजी किया। सस को खुश रखोगे ना, जो भी बेटी फोन करेगी ना उन्होंने, अम्मा जी मुझे ये परेशानी, बेटा उत्थे रह मैं इत्थे आके हल कर जाऊंगी। कभी नाराजगी नहीं होगी। आप अपनी सस नाल लैन आपकी शादी का जो किस्सा है वो भी सुना, काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। क्या हुआ था, किस तरह से रिश्ता किस तरह हुआ था? बस यार ईद वाले दिन खुशी वाली गल तो खुशी पूछ ली मेरा चांद। वो मैं उम्रे पे गया था। अच्छा। तो किसी को मेरी सास ने कहा कि मैंने रिश्ता करना। ठीक है। उसने कहा भी मेरे पास एक मौलवी साहब है। ठीक है। तो वो कहती दिखाएं, तो कहती वो तो उम्रे पे गए। तो ऑडियो उस दौर में ना 2010 से पहले इतना ये यूट्यूब वीडियो क्लिप व्हाट्सअप जब आया ना, जब ज्यादा चला वीडियो, वो ऑडियो थी, ऑडियो तकरीर सुनाई उनको, उन्होंने कहा जी सानू मंजूर है। तकरीर सुन के उन्होंने हाँ कर दी? ऑडियो सुन के, घर भी नहीं देखा, मुंडा भी नहीं देखा। अगर देख लेते तो नतीजे कुछ और होते। अच्छा फिर? तो वो उन्होंने हाँ कर दी। हाँ कर दी। तो मैं जब उम्रे से आया जी, तो वो मैं तो उधर जलसा करने गया वैसे ही, तो उन्होंने वो चौक में मेरी गाड़ी खड़ी, तो वो रिश्ता कराने वाली जो कहती यही है मौलवी साहब पैजो गड्डी नूं, तो वो सस मेरी कहन लगी भी बस ठीक सानू मंजूर है। मैं फिर अपनी अम्मी नूं कहा भी अम्मा उन्हां कुछ भी नहीं वेख्या, ना घर ना बाहर, ते तुसीं भी कह देना भी जो कुछ सानू मंजूर है। अल्लाह दे सुट के कीता अज तक। मदनी साहब दी सस ने पता कि क्या आवाज़ असीं सुन लई सी, गड्डी हुण वेख लई, सानू रिश्ता मंजूर। गड्डी उदों भी वड्डी सी तुहाडे कोल, बल्कि गाड़ियों के तो नाम भी इन्होंने इतने सारे बता दिए जी। अच्छा, मैंने ये चॉइस करनी भी आसान हो गई बट साहब हमने क्या देना है। हमारे जो कि दोस्त हैं पुराने, तो इनके वाकयात बड़े दिलचस्प हैं, वो हमने साथ साथ सुनते रहने। बिल्कुल सही। बट साहब मैं आपकी इजाजत से वाजिद खान जी, एक सिर्फ जी, इनकी बेगम इसलिए भी नाराज नहीं होती इनसे क्योंकि इन्होंने अपनी बेगम को ज़ौजा माइदा का दर्जा दे रखा। यार फर्स्ट टाइम सुना है ज़ौजा माइदा। अच्छा वाजिद साहब, आप किस तरह आए स्टेज पे, पहले नाम कमाया, फिर टीवी पे, और अब तो माशाल्लाह आपको पूरी दुनिया पहचानती है, कैसे आपका आगाज कैसे हुआ था? बड़ा सब आगाज़ तो सब आर्टिस्टों का एक जैसा ही है कि भी स्कूल में कॉमेडी करते थे, ज़रा हंसमुख थे, ज़्यादा शरारतें करते थे, तो दोस्तों ने और रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया कि थिएटर करें आप, तो अपना कोई चांस बनाएं, आप बेहतर है, आप में विटी हैं, ज़रा एक है पोटेंशियल। तो दूसरा मुझे एक वो भी था असरा के मेरे भाई हैं बड़े, ज़फ़री खान साहब, जो बहुत कम लोगों को पता है। ये आज मुझे मेरे पे भी इंकिशाफ आज हुआ है कि ज़फ़री खान साहब आपके बड़े भाई। तो वो उन दिनों में थिएटर किया करते थे, तो बस एक रास्ता नज़र आ रहा था कि भाई यहाँ तक चले जाते हैं तो पीछे चला जाऊँ, तो ऐसे ही बस आगाज़ किया। शुरू होते 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 माशाल्लाह फिर पहले कौन सी चीज़ हिट हुई, यानी लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया, वो कौन सा लम्हा था जब आप समझते हैं कि शोहरत मिली? वड़ाई साहब दो मसाइल ने, एक तो है कॉमेडी की दुनिया सब तो अहम चीज़ जिहड़ी साडे पाकिस्तान जी, वो हैगी है बंदा थोड़ा काला होवे, गंजा होवे, मोटा होवे, कसमैला जिहा होवे, और आप तो सारे ठीक है, आप सारा बेहतर हीरो है, हीरो टाइप है। मतलब मैं वही कह रहा हूँ, हम जैसे जो लोग हैं, जैसे हमारे सीनियर सुहेल अहमद साहब या ऐसे जितने भी, या जब चंद साहब आते थे तो लोग वो पहले ही क्या लगाना शुरू कर देते थे। एक खास अमानुल्लाह साहब जैसे आते थे, लोगों को बब्बू बराल साहब टिंड थी और एक स्टाइल था, मस्ताना साहब का भी बड़ी बड़ी आंखें बना लेनी और एक स्टाइल डाल लेना। तो साढ़े वर्गियां नूं जरा बहुता मसला सी कि भई ये थिएटर ते मुंडे किस तरह करनगे चिट्टे गोरे ने और ये वो। खैर वो चलते 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 वक्त गुजरता रहा, समझे आप लर्निंग पॉइंट में रहे। फिर एक प्रोग्राम मैंने किया, बहुत अच्छा शो था, पता नहीं अब टीवी का नाम लेना है या नहीं, ले खबरनाक शो, खबरनाक के साथ आफ्ताब इकबाल साहब के साथ किया, तो वो बना मेरा समझिए एक शनाख्त का असल वजह। हालांकि उससे पहले मैंने और भी कॉमेडी शोज बहुत किए हुए थे, कराची से भी, लेकिन टीवी पे बाकायदा मुंसलिक होना इस तरह से वो हुआ जिससे प्रॉपर एक माहौल बन गया सब कि लोगों में एक शनाख्त बन गई, और उसके बाद माशाल्लाह सफर करते करते अब हम एक हैं। जबरदस्त। आमिर जाफरी साहब के बाद मैंने भट्ट साहब के पास आना है। आपने ये गजाली एजुकेशन ट्रस्ट
अब 800 स्कूल हो गए हैं। और जब मैं गजाली एजुकेशन के बारे में सुनता था तब गालिबन 200 स्कूल या 300 स्कूल थे। और यानी ये सक्सेस स्टोरी मेरे सामने की है। वाह, यानी इतने स्कूल हो जाना और वहाँ पर बच्चों को फ्री तालीम दे रहे हैं, और फिर यहाँ तक कि पता चला कि जी दूसरे मज़ाहिब के बच्चों के लिए भी स्पेशल आपने स्कूल खोल। तो आप बाहर चले गए थे और बाहर पढ़ लिया आपने, वहाँ पे नौकरी की ऑफ़र भी हो गई, फिर छोड़ के पाकिस्तान क्यों आए? हाँ, ये बहुत से लोग ये सवाल करते हैं। एक तो सबसे पहले तो ईद मुबारक सबको जो है, और आपकी तवज्जो से जो हमारे नाजरीन हैं उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ये बिल्कुल बड़ा सवाल है, और ख़ास तौर पे आज के हवाले से कि मुझे अच्छी तरह याद है जब फ़ारूक में अपनी स्टडी मुकम्मल करके वापस आ रहा था पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के इमिग्रेशन पे जब उन्होंने मुझे रोका तो उन्होंने देखा कि मेरा वो स्टूडेंट वीज़ा लगा हुआ है, और तुमसे मुझे पूछा कि तुमने स्टडी मुकम्मल कर ली है? मैंने कहा हाँ जी मैंने स्टडी मुकम्मल कर ली है। तो कहने फिर वापस क्यों आ रहे हो तुम? ठीक है, तो मैंने कहा मेरा मुल्क है, मैंने इसमें वापस आना है। उनके लिए हैरानी, हाँ हैरानी की बात थी कि भाई एक आदमी गया है 2004-05 में, तो वो आमतौर पे लोग पढ़ने के लिए, जब मैं यहाँ से जा रहा था तो मेरे कई बुजुर्ग भी कहते थे कि अभी वापस नहीं आएगा। तो ज़हन में आया नहीं आपको? ऑफ़र भी हुई जॉब? जी ऑफ़र मुझे बहुत हुई। तो फिर क्या मैं बड़ा सोचा? पॉपुलर था वहाँ पर, मैं रेडियो प्रोग्राम वहाँ पर करता था। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आप यहाँ ठहर जाए। जो आपने कहा कि आपने जब देखा तो 100-150 स्कूल थे उस वक्त जब मैंने इसको ज्वाइन किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह ताला का फ़ज़ल और एहसान ज़्यादा है कि 850 तालीमी इदारे पाकिस्तान के देही इलाकों में काम। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। भट्टी साहब जी, भट्ट साहब, वो आपका आता था शो, क्या नाम था उसका? हम दूध के दुल्हे। हाँ। वहाँ से शोहरत मिली आपको? आपका पॉइंट यही था? हाँ, उससे पहले मैं कर रहा था मुख्तलिफ चैनल्स पे, लेकिन जो वजह शोहरत बना वो क्या ये नाम भी इसका बड़ा अनोखा है। हाँ। और फिर आपके काम भी हमने देखे बड़े अनोखे हैं। कभी आप बता रहे होते हैं केचप नकली है। सर ये हर खाना दुला कर तो खाते हैं। जायका रह जाता है उसमें फिर। वो तो भाई ये टेस्ट बताते हैं कि इसका जायका। ये चेंज आदमी लोग की मुंह धो के खा लेते हैं। तो भट्टी साहब, ये प्रोग्राम किया कितने साल किया? और हम तो पूछें दिलचस्प वाकयात। हाँ। आपके तो खतरनाक होंगे, क्योंकि आप तो लोगों का जब काम जाए करवाते हैं, तो क्या क्या हुआ? कोई एक आधा वाकया हमारे साथ शेयर करना चाहें? और ये प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या था? आप चेक क्या करते थे? उसमें बेसिकली तो वो था प्रोग्राम, एक रियलिटी शो था जी। उसमें हम छापे मारते थे, और मेरी चूंकि थी बैकग्राउंड के मैं फूड पे ज़्यादा काम कर रहा था। मैंने पाकिस्तान में सबसे पहली कंज्यूमर राइट्स की एनजीओ बनाई। बिल्कुल। कंज्यूमर कोर्ट्स भी हमने बनवाई, फिर पंजाब फूड अथॉरिटी बनवाने वालों में भी मैं शामिल। वाह, आपकी वजह से तो हम खाना खा रहे हैं। तो वो फिर हमने इसको जब ये शुरू किया तो जाके बल्कि आज मैंने खाना नहीं खाया, खाना खाने में एहतियात किया क्योंकि फूड में रहे हैं ना। इन्हें पता है क्या होता है इसके अंदर। वो असल च मैनू दसता सी उन्होंने काला हिरन पकाया घर। अच्छा, तो वो फिर ये है कि हम जब इनको लेके जाते थे कि यार इन्होंने चेक करने के लिए, मेरे पास अपना एक इंटेलिजेंस नेटवर्क था। अच्छा। मेरे जो बंदे थे वो बाकायदा, अब इतनी क्रेडिबिलिटी बन चुकी हुई थी कि वो रैकी करते थे, इन्फॉर्मेशन आती थी, फिर हम उसे वेरीफाई कैसे करते इसका थे। मतलब हम आपसे बात सोच के क्या करें इंटेलिजेंस में? नहीं तो नहीं, अपना फूड के लिए तो